तो चलिए आज जो है हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ये लेक्चर 2 है। इसके पहले आपको एक और लेक्चर होगा जिसमें लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस होंगे। अगर आप वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो इसको जितना इजी हो सकता है मैं उतने इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर कभी आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप आसानी से लिख पाओ। तो जो इसकी डेफिनेशन है हम इसको मोल क्या होता है वो लिख के देखते हैं। इसके बाद मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा इसको। अ मोल इज़ द अमाउंट of substance that contain as many species। स्पीसीज का मतलब यहाँ पे क्या क्या लेना है, लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, पार्टिकल और बहुत सारी चीज़ें। अभी समझ में आएगा। एज देयर आर atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या और इसके बाद इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे करेंगे। ठीक है, जैसा कि इस डेफिनेशन में दिया गया है कि 1 मोल बराबर होता है कितनी चीज़ों के, 1 मोल बराबर होता है उतने नंबर ऑफ थिंग्स के जितना कि 12 ग्राम में एटम्स होते हैं। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जब एटम को काउंट किया गया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एवोगाड्रो, उन्होंने ही इस नंबर को बताया था। तो जब एवोगाड्रो ने 12 ग्राम कॉपर ले करके काउंटिंग शुरू किया तो उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एटम आया और उसी एटम को उन्होंने 1 मोल कंसीडर कर लिया रेफरेंस के तौर पे, और वो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23 स्पेसीज। ठीक है, तो अब इसको मैं काफ़ी नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। जैसे इसमें क्या था कि कार्बन 12 लिया गया और इसका 12 ग्राम लिया गया, इसमें नंबर ऑफ एटम देखे गए और जब नंबर ऑफ एटम काउंट किए गए तो ये नंबर ऑफ एटम कितने आए, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को इन्होंने रेफरेंस मान लिया और इसको 1 मोल बोला। तो इसको सिंपली आपके डेली लाइफ से रिलेट करने के लिए आप ऐसा सोचो कि मैं आपको बोलूं कि ये एक केले का गुच्छा है, ठीक है, और उस पर किसी ने काउंट किया और उसमें कितना आ गया, टोटल 12 बनानास आ गए, ठीक है, 12 केले। तो उसको उसने एक नाम दे दिया जिसका नाम था डजन। जैसे हमारे यहाँ एक डजन होता है ना, 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स। आप केला लेने जाओगे अगर दर्जन के हिसाब से ले रहे हो तो आपको 12 मिलेंगे। अगर आप बोलोगे 1 डजन कॉपीज़ दे दो तो वो 12 कॉपियाँ देगा। मतलब वो मतलब समझ जाता है ना कि 1 डजन का मतलब होता है 12 थिंग। तो जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12 थिंग कुछ भी, उसी तरीके से 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻20 थिंग्स। अगर मैं बोलूँ मुझे 1 मोल केला चाहिए तो वो कितना केला देगा, इतने सारे केले देगा। मैं बोलूँ 1 डजन केला चाहिए तो कितना देगा, 12 थिंग देगा। ठीक है, तो दरअसल मोल क्या है, एक ऐसा समझ सकते हो एक यूनिट है जिससे किसी चीज़ को मेज़र किया जाता है और इसका भी एक रेफरेंस है। जैसे मैं बोलूँ 2 डजन केले दे दो तो इसका मतलब है कि 1 डजन कुछ रहा होगा। तो 1 डजन को कितना एज्यूम किया गया है, 12। तो अगर 1 डजन बराबर 12 थिंग्स है तो 2 डजन बराबर ऑब्वियसली बात है 12 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस मोल की परिकल्पना की गई है, इस मोल को थिंक किया गया है। तो बेसिकली ये मोल कुछ नहीं है, एक डजन के बराबर 12 थिंग है, तो एक 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23 थिंग्स है और कुछ नहीं है। और इसको किस तरीके से ये सामने आया, तो एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, ठीक है, उन्होंने जो है कार्बन 12 के 12 ग्राम ले करके उसमें उसके नंबर ऑफ एटम काउंट्स किए
और उनको पता चला कितने सारे एटम्स हैं, तो उसको उन्होंने रेफरेंस मान लिया और क्या कर लिया, उसको 1 मोल के बराबर बता दिया। ठीक है, तो अभी हम मोल के क्वेश्चन पे थोड़ी देर बाद में आते हैं, या फिर हाँ, मोल के क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद, अभी जस्ट 10 या 20 मिनट बाद रिटर्न होंगे। अभी थोड़ा सा कुछ और बेसिक्स टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मोल समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूं, जैसे मैं बहुत सारे पार्टिकल दे दूं और पूछूं इसमें कितने मोल हैं, तो आप उसको क्या करोगे, निकाल सकते हो। तो जब भी अभी थोड़ी देर बाद अभी लौटेंगे क्वेश्चंस पे, तो वहाँ पे देखेंगे। अभी कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, उनको देखते चलते हैं। जैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है? ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है, जैसे जितने भी एलिमेंट हैं आपको वहाँ पे एटॉमिक मास मिलेगा, तो वो एटॉमिक मास कहीं ना कहीं से रेफरेंस लिया गया। जैसे कार्बन 12 के एटॉमिक मास को क्या माना गया, 1 AMU। कार्बन 12 के एटॉमिक मास को क्या माना गया, 1 AMU। तो उसकी छोटी सी डेफिनेशन होती है, वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको कभी लिखने को आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट can be defined as the number which indicate how many times the mass of one atom of element is heavier in comparison to 1/12 part of mass of one atom of carbon 12। तो सबको पता होगा कि जो 1 AMU होता है, दरअसल आपने जो पढ़ा होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, वो क्या होता है, 1/12, ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम। तो आपको पता है कि 1/12 क्यों किया गया, क्योंकि अगर मान लिया हमने कार्बन को रेफरेंस लिया हुआ है, अभी मैं इसको समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल वे में। अगर मान लो हमने कार्बन को रेफरेंस लिया हुआ है और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और इसे हमें 1 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये एक रेफरेंस बना लेंगे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को 1U बोलते रहेंगे। अगर हमने जो है ऑक्सीजन को लेना है, अगर हम ऑक्सीजन को रेफरेंस लेते, बाय द वे अभी लिया नहीं गया, लिया गया था पीछे, पर कार्बन ऑक्सीजन में कॉन्फ्लिक्ट था तो कार्बन को कंसिडर किया गया। अगर ऑक्सीजन को लेते, अभी इसका चुनाव कैसे होता है कि कार्बन जो है मैक्सिमम एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इसको रेफरेंस बनाया गया। 1 AMU अगर ऑक्सीजन को लेते तो O का कितना होता है, 16, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसका है 16 एटॉमिक वेट। इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे, 1/16, ताकि ये 1 बन जाए। तो अगर ऑक्सीजन के टर्म में करते तो यहाँ पे क्या कर देते, कंपैरिजन टू 1/16 पार्ट ऑफ अ मास ऑफ अ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ये है क्या, ये एटॉमिक मास को, ये जो डेफिनेशन है सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी अदर एलिमेंट का जो एटम है, जैसे मान लो हम लोग एक अपना वेट सिस्टम करते हैं जिसमें 1 kg हम रेफरेंस मानते हैं, जो आपको पढ़ा होगा फिजिक्स में पहले ही चैप्टर में। तो 1 kg को रेफरेंस मानते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं कोई कहूँ कि ये 30 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे कितना टाइम्स भारी है, ये पता चलता है इससे इनडायरेक्टली कि ये जो हमारा रेफरेंस वेट है उसका कितना टाइम्स है या कितना भारी है। उसी तरीके से एलिमेंट्स में एटॉमिक मास का मतलब होता है कि वो इस मास से यानी 1 AMU से कितना भारी है। जैसे मैं बोलूँ क्लोरीन का जो है 35.5 AMU है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन एटम है, जो ये रेफरेंस लिया गया है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, उससे कितना भारी है इसका एटम, इतना भारी है। तो एक रेफरेंस बताता है कि ये कितना हैवी है, कितना लाइट है। तो मास का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि
यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर कोई चीज़ 1 kg का हमारा रेफरेंस होता ही होता है। अगर मान लिया कोई 500 ग्राम आया तो इसका ये मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे रेफरेंस से इतना कम है, ये कितना कम भारी है, लाइट वेट है। तो इसका बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन भी शायद कभी कभार ही आती है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया। और भी छोटी छोटी चीज़ें उनको देख लेते हैं। तो इसमें एक डेफिनेशन आता है किसी भी एलिमेंट का मास निकालने के लिए, तो ये मैं लिख देता हूँ अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में आ जाए। तो एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लो हम 30/1 30/2 जैसे कोई भी वेट है तो जो हमारा डिफरेंस होता है उससे डिवाइड करते हैं। आपने यूनिट कन्वर्जन में देखा होगा, अगर मैं बोलूँ कोई आदमी 50 kg का है तो हम अपने डिफरेंस से डिवाइड करेंगे और पता कर लेंगे कि वो कितने kg का है। अगर मान लिया मेरा डिफरेंस 2 kg का है तो कितना हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से 25 kg का है, 25 यूनिट का है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपना रेफरेंस 2 kg माना हुआ है। तो यूनिट कन्वर्जन अपने फिजिक्स में देखा होगा, कुछ वैसा ही खेल है यहाँ पे भी। एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन जो रेफरेंस हमारा लिया गया है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ठीक है, तो इसको फिर से सिंपली लिखेंगे तो मास ऑफ एन एटम इन AMU अपॉन, इसको 1 AMU माना गया। ठीक है, तो यही होता है आपका एटॉमिक मास। और एक बात और, 1 AMU जो बराबर होता है वो 1.008 यूनिट के बराबर होता है, कुछ यूनिफाइड ऐसा ही होता है, 1 AMU बराबर इतना। तो यह हाइड्रोजन का मास है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। दरअसल इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं कई बार, 1.8 को 0.008 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ये जो आपका है एटॉमिक मास यूनिट और ये यूनिफाइड मास, ये दोनों सेम होते हैं लगभग। अब यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक आएगा आपको, ग्राम एटॉमिक मास। तो एक चीज़ और यहाँ पे, तो चलिए फिर से मोल पे लौटते हैं और फिर इसके बाद जो है बाकी चीज़ें आप देखेंगे। तो एटॉमिक मास मैंने बता दिया किस तरीके से आता है। अब मोल पे हम फिर से बैक आते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। मोल निकालने के लिए आपको, मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो जो आपका मोल है वो आपको 3 चीज़ों से रिलेट होगा। पहला तो आपको दिया होगा नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरा दिया होगा मास गिवन होगा आपको, फिर उसके बाद मोल को कैलकुलेट करना होगा। एंड तीसरा दिया होगा आपको वॉल्यूम, ठीक है। तो इन तीनों से किस तरीके से मोल को कैलकुलेट करते हैं वो मैं 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, तो चलिए इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो जो पहला है वो है जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ही सिंपली रिलेट करके बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 60 बनानाज हैं और इसमें कितने डज़न हुए, अगर मेरे पास 60 बनाना है और इसमें कितने डज़न हुए, तो आप क्या करोगे। आप पकड़ोगे 60 बनाना, नंबर ऑफ़ जो बनानास दिया गया है, अपॉन, और एक डज़न में कितने बनानास होते हैं वो आपको पता होगा बाय रेफरेंस। तो अब आप बता पाओगे कि हाँ ये 5 डज़न है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है पार्टिकल में। तो यहाँ पे जो मोल का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, जो जितने भी गिवन पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन पार्टिकल इन 1 डजन, पार्टिकल इन 1 मोल। तो इस 1 मोल की वैल्यू तो आपको फिक्स ही याद ही होनी चाहिए, तो इसको इसीलिए लिखते हैं नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन, इसको Na से डिनोट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और ये होता है 1 मोल, ठीक है।
जैसे हमने यहाँ पे डजन निकालना था तो नंबर ऑफ गिवन बनानाज अपॉन नंबर ऑफ बनानाज इन वन डजन, तो हमें आसानी से मिल गया। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको इसमें से कोई दो अननोन कर देगा और तीसरे को पूछ लेगा। तो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स if number of particles कीजिएगा, एटम, मोल, मॉलिक्यूल, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इस कितना दिया हुआ है, मान लो आपको दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻50। तो पूछेगा इसमें कितने मोल हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ करना ही नहीं है। मोल इक्वल टू जितना है नंबर दिया हुआ है 50 इंटू 10⁻50 अपॉन, और क्या करना है इसमें एवोगैड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 50 अपॉन, मान लो इसको लगभग अप्रॉक्स 6 के पास, और इंटू ये सॉल्व होकर कितना आएगा 10⁻27 आई थिंक, हाँ 27। फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8.7 समथिंग आएगा, और ये आपका मोल आ जाएगा। इतने सारे मोल हैं इसमें, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल गिवन रहेगा आपको इतना होगा। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि अभी पूछ सकता है कि 2 मोल में कितने पार्टिकल हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन 2 मोल। तो ये तो आपको सिंपली लग जाएगा, हाउ मेनी पार्टिकल्स इन 2 मोल ऑफ, कुछ भी दे सकता है, सोडियम। 2 मोल ऑफ सोडियम में कितने हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 मोल, तो 1 मोल में कितना होता है, 1 डजन में कितना होता है 12, तो 2 मोल में कितना होगा 2 इंटू वही नंबर 10⁻23, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, पार्टिकल वाले सवाल काफ़ी इजी होते हैं और वो आपको सिंपली दिख जाएंगे। उसमें नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है, नंबर ऑफ एनीथिंग। एक बात जो है क्वेश्चंस लगाते वक्त वो आपको याद रखनी है, जो अभी आप आगे पढ़ोगे, कि 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है तो, या फिर मॉलिक्यूलर मास अगर वो मॉलिक्यूल है तो। जैसे अगर मैं कहूँ 1 मोल O2 है 1 मोल, तो इसका मतलब हो गया O2 का एटॉमिक वेट या कितना हो गया, ये हो गया 32 ग्राम। तो 1 मोल O2 का मतलब हो गया इसका, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, तो 1 मोल O2 बराबर 32 ग्राम। अभी 1 मोल O3 बराबर क्या हो जाएगा 48 ग्राम। तो जो इसका एटॉमिक वेट आएगा या फिर जो भी मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा, वो हमेशा ही 1 मोल के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे तो आप काफ़ी क्वेश्चंस लगा डालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अभी आगे चल के। तो जब क्वेश्चंस आएंगे और मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर वहाँ पे देखेंगे। दूसरा होता है मास को लेकर के, अगर मास गिवन हो तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे बताया कि 1 मोल बराबर क्या होता है, ये इस मास के बराबर होता है। तो जो 1 मोल है वो क्या होता है, आपको गिवन मास होगा, किसी भी चीज़ का मास गिवन होगा, अपॉन या तो वो एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, सॉरी या तो एलिमेंट होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास। मैं दोनों का ही एक एक एग्जांपल करा देता हूँ, फिर लाइव क्लास में काफ़ी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे मैं पूछूँ कि 56 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे, ठीक है। 56 ग्राम O2 में कितने मोल होंगे, तो सिंपल सी बात है, ये गिवन मास है, तो मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा 2 बार है तो 32। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा वो हमारा मोल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों फॉर्मूले यूज़ होते हैं बहुत बार, और कभी कभी दोनों को कंबाइन भी कर देते हैं। जैसे मान लिया आपको मैं ये दे के 56 ग्राम में कितने पार्टिकल होते हैं ये पूछ दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद पार्टिकल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी 3 स्टेप सवाल हो जाता है। पर एक बात और याद रखो आप यहाँ पे, अगर इन दोनों फार्मूले को कंबाइन करें, क्योंकि दोनों ही मोल को शो करते हैं,
दोनों ही मोल को शो करते हैं। अगर इन दोनों फार्मूलों को कंबाइन करें तो क्या दिखेगा फार्मूला, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये दिखेगा नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो अभी तक आपको दो फार्मूले मिले हैं और ये फार्मूला मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर देता है जो मास और पार्टिकल से रिलेटेड हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अदरवाइज अब जैसे मान लिया यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मैं पार्टिकल पूछ देता यहाँ पे तो क्या करते, मोल निकालते, फिर इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं तो इतने सारे मोल में कितने पार्टिकल होंगे, समथिंग लाइक यूनिटरी मेथड। यहाँ पे सेम चीज़ है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, यानी गिवन का मतलब पूछ भी सकता है, और एवोगाड्रो नंबर, और ये नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे हमने ये जो मोल कैलकुलेट किया है वो इसी फार्मूले के थ्रू किया है। यहाँ पे देखिए, तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो मोल निकला है इसी में तो हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल चाहिए तो ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप चाहे फार्मूला वे से जाओ या फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन से जाओ, यूनिटरी मेथड लगा के जाओ, आपको आंसर मिलेगा। तो इन दोनों पे तो मैंने बात कर ली, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मास पे। अब बात करते हैं वॉल्यूम पे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पे भी सवाल बन सकता है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है वॉल्यूम के केस में? वॉल्यूम के केस में आपको याद रखना है कि 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन और प्रेशर जो होता है वो 1 पास्कल होता है। तो बाद में डिस्कस करेंगे जब एसटीपी एनटीपी को आएगा। बस इतना समझ लो कि एक कंडीशन होती है टेम्परेचर प्रेशर की। तो ये होता है 22.4 लीटर किसी भी गैस का। याद रखेंगे 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। जैसे पहली बात है, नंबर ऑफ़ की बात करें तो अगर 1 डजन में 12 केले हैं और उनको हमने वेट किया तो वो मान लो कुछ 1 kg आया, तो 1 डजन में 1 kg हो गया, तो मास और डजन में रिलेशन आएगा। कुछ उसी तरीके से मोल और वॉल्यूम में रिलेशन हमने देखा कि कोई भी मोल जो है, एक मोल जो है वो 22.4 लीटर का है। तो अगर हमें मोल पूछता है वॉल्यूम दे करके तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल 22.4 लीटर। इसको आपको ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला ही रटो, आप आराम से ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपको वॉल्यूम दिया है तो आप यूनिटरी मेथड लगाओ। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुझे दिया है 56.4 लीटर, इसमें कितना मोल होगा मुझे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं क्या अपना वो लगाऊंगा कि 22.4 लीटर में कितना मोल होता है, 1 मोल। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो 56.4 लीटर में कितना होगा, 56.4 अपॉन 22.4 मोल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यही तो वो फार्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन मोल अपॉन 1 मोल में जितना वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू। तो नीचे हमेशा तीनों फार्मूले में आपने देखा कि वहाँ पे 1 मोल में कितना क्या होता है वो लिखा गया। जैसे आप फिर से रिकॉल करो तो आपको ऊपर जो है गिवन पार्टिकल, गिवन मास, और नीचे जो है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल में कितना मास होता है वो दिया गया है। तो सारे फार्मूले बहुत ही सिंपल हैं और जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। और कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। जैसे मान लिया आपको H2O का पूछा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। अगर आपको पूछता है इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है और आपको इसका मोल दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब आप इसके नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, तो 1 मोल में ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन वाटर का जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, और ये पूछ रहा है कितने एटम है, यहाँ पूछ रहा है कितने एटम है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, इतने मॉलिक्यूल हो गए 1 मोल वाटर में, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने वो है, क्या बोलते हैं, एटम है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको बहुत ही सिंपल लाइफ से रिलेट करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं पूछूं कि आपके पास 1 दर्जन बिस्किट का पैकेट है, 1 दर्जन बिस्किट के पैकेट है, ठीक है।
पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके पास कितने दर्जन बिस्किट के पैकेट है। मैं कहूँ 1 दर्जन बिस्किट के पैकेट में कितने बिस्किट होते हैं, कितने बिस्किट होते हैं। और मान लो कि इसमें 5 बिस्किट हैं, ठीक है, मान लो 5 बिस्किट है एक पैकेट में, एक पैकेट में 5 बिस्किट हैं। तो मुझे नंबर ऑफ बिस्किट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखूंगा कितने दर्जन है। ये दिया हुआ है 1 डजन है, तो मुझे पता है 1 डजन में 12 चीज़ें होती हैं और हर चीज़ में 5 चीज़ है, तो कुछ 60 बिस्किट के आसपास आएगा। उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल का पैकेट है जिसमें 3 एटम है और इतने सारे और कितने सारे मॉलिक्यूल है, यानी कितने सारे पैकेट हैं, वो हैं Na के बराबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पैकेट्स हैं। और हर पैकेट में 3 चीज़ रखी हुई है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए नंबर ऑफ़ एटम्स पूछ दे, नंबर ऑफ़ आयंस पूछ दे, तो उस केस में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहाँ पे वो स्प्लिट होगा, ये नंबर भी काउंट होगा। जैसे आपको पूछ दे इस बिस्किट में, इस पैकेट में कितना बिस्किट है। अगर मान लिया कि इस बिस्किट में जो है 20% दूध यूज़ हुआ है, मिल्क, और 20% और 80% आटा यूज़ हुआ है, यानी फ्लोर यूज़ हुआ है, तो पूछ देगा आपको कि इसमें कितना मिल्क है। तो जितना भी निकालेंगे उसका 2/100 करना पड़ेगा, 20% निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कठिन कर दिया तो। अदरवाइज इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। तो लाइव क्लास में इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप इसको देख लो, फार्मूले रिवाइज कर लो, और इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत ही ईजी में मैंने समझाया। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हो।